हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C। देखिए, आर्टिकल 31A क्या बोलता है कि ये मेनली स्टेट को जो है ये पावर देता है। मतलब ये कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो पार्लियामेंट इस 5 कैटेगरी ऑफ लॉ, मतलब ये 5 टाइप की कैटेगरी है, इसके ऊपर लॉ बना सकती है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जब ये 5 कैटेगरी के ऊपर जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा तब उस पार्लियामेंट के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि वो वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का। ये मेनली आर्टिकल 31 ये कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 31 ये जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो इस 5 कैटेगरी के ऊपर लॉ बना सकता है और फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 14 के तहत में और आर्टिकल 19 के तहत में। तो क्या क्या ये 5 कैटेगरी? सबसे पहली ये कि जब स्टेट क्या करेगा, एक्वायर करेगा, कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा, उस केस में जो है कोई भी आर्टिकल 14 या 19 के तहत में चैलेंज नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में। उसके बाद स्टेट के पास ये भी पावर है कि वो क्या कर सकता है, मैनेज जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रॉपर्टी का जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर्टी, जो कोई भी प्रॉपर्टी हो उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाता है, कोई लॉ बनाता है स्टेट, तो वो भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। उसके बाद अमलगेमिनेशन ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब ये अमलगेमिनेशन मतलब कोई भी कॉरपोरेशन से उनको एक या एक से अधिक कॉरपोरेशन को इकट्ठा मिलाना, कॉम्बिनेशन करना। तो इन दैट केस अल्सो जो कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहत में कोर्ट पे चैलेंज नहीं कर सकता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है कि वो वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 19 का। उसके बाद मॉडिफिकेशन द राइट ऑफ डायरेक्टर, जो कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स होते हैं उनके कोई भी राइट्स को जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ द माइनिंग लीज, मतलब ये कि अगर स्टेट ने किसी को माइनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी दिया है, फिर उसके ऊपर स्टेट क्या करना चाहता है, लॉ बनाना चाहता है, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो इन दैट केस अल्सो कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ है करके कोर्ट में क्या कर नहीं कर सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये मेनली है आर्टिकल 31A। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज ये है कि जो स्टेट लॉ है, जो स्टेट लॉ है ये इम्यून नहीं होते फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर वो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के पास नहीं रखा गया है या प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन नहीं किया है। इन दैट केस जो स्टेट के लॉ है वो जुडिशियल रिव्यू में आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट लॉ बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस 5 क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पे बताया। कौन से क्राइटेरिया? एक तो एक्वाजिशन ऑफ कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है प्रॉपर्टी का, अमलगमेशन से रिलेटेड हो सकता है, मॉडिफिकेशन जो राइट्स होते हैं डायरेक्टेड उनसे रिलेटेड, या मॉडिफिकेशन किसी माइनिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इस केस में अगर स्टेट प्रेसिडेंट के सामने उसको कंसिडरेशन के मतलब कंसिडरेशन के लिए नहीं रखता है या प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एक्शन नहीं किया है, तो इन दैट केस वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बन जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि स्टेट जो है जो कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा जो भी मार्केट वैल्यू के बेस पे, वो कौन सी कंडीशन है उनके बेस पे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल कल्टीवेशन में यूज होने वाली चाहिए। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज हो रही होंगी। इन दैट केस ओनली द स्टेट प्रोवाइड द कंपेंसेशन। सेकंड चीज कि जो स्टेट ने निर्धारित किया है सीलिंग लिमिट, ठीक है, प्रॉपर्टी की जो सीलिंग लिमिट है उसके विद इन आनी चाहिए, मतलब सीलिंग लिमिट के अंदर में आनी चाहिए। इन दैट केस ओनली जो स्टेट है वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा एज पर द मार्केट वैल्यू टू दैट प्रॉपर्टी। ये है आर्टिकल 31A। ठीक है, इसमें मेनली स्टेट के पास ये पावर आ जाता है कि वो इस पांचों क्राइटेरिया, पांचों कंडीशन मतलब कैटेगरीज के ऊपर क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है और वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहत में। ठीक है, अब हम समझेंगे आर्टिकल 31B। देखो आर्टिकल 31B क्या बोलता है कि मेनली ये जो 9th शेड्यूल है इसके बारे में ये बात करता है। ये बोलता है कि जो स्टेट है जो कोई भी लॉ बनाएगा या रेगुलेशन बनाएगा या स्टेट का कोई भी एक्ट या रेगुलेशन
जो मेनली 9th शेड्यूल के अंदर में इंक्लूड हो जाता है तो उसको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं बोल सकता है। ये बोलता है आर्टिकल 31 बी। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखो आर्टिकल 31 बी ये बोलता है कि अगर स्टेट कोई भी एक्ट या रेगुलेशन अगर उसको 9th शेड्यूल के अंदर में रख देता है तो उसको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कहा जाएगा। ये बोला गया इस 31 बी के अंदर में। तो हम बोल सकते हैं कि जो 31 बी है ये इसका जो स्कोप है ये बहुत बड़ा है दैन द 31 ए, क्योंकि 31 ए में सिर्फ 5 ऐसी कैटेगरी थी जिसके ऊपर जो स्टेट है वो लॉ बना सकता था और उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, मतलब ये कि उसको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कहा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे 31 बी में क्या बता रहा है कि कोई भी लॉ कोई भी रेगुलेशन अगर उसको 9th शेड्यूल के अंदर में ऐड किया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ये बोला गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट देते हुए ये कहा कि अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट रेगुलेशन अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर रखा गया है 9th शेड्यूल के अंदर में तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। अब देखो 24 अप्रैल 1973 डेट क्यों रखा गया, क्योंकि इस डेट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था, दैट इज द केशवानंद भारती केस का। ठीक है, तो इसके तहत में ये कहा गया कि बेसिक मतलब यहाँ से जो केशवानंद भारती केस हुआ था मतलब जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को, इससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रोविजन आ गया था। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन आया था। तो ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई भी एक्ट या रेगुलेशन उसको 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, देखिए ओरिजिनली 19 जब इसको लाया गया था 31 बी को, तब यहाँ पे सिर्फ इस मतलब ये ये जब 9th शेड्यूल के अंदर में 9th शेड्यूल के अंदर में 1951 में सिर्फ 13 एक्ट थे। उसके बाद अभी करंटली अप्रोक्स इसमें 282 एक्ट्स है, तो समझ सकते हैं इसका कितना मिसयूज हुआ है इस 9th शेड्यूल का। ओके, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द जुडिशियल रिव्यू। तो ये है 31 बी। अब समझेंगे हम 31 सी। देखिए 31 सी रिलेटेड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए इसमें मेनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जो आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी है जो मेनली सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल 31 सी है। अब समझेंगे हम इसमें क्या प्रोविजन है। देखिए इसको इंसर्ट किया गया 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत में। इसमें ये कहा गया है इस आर्टिकल 31 सी में कि अगर कोई भी लॉ जो स्टेट बनाएगा मेनली रिलेटेड टू द आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, तो उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहत में इसको नल एंड वाइड या इसके कॉन्ट्रावर्शन नहीं कहा जा सकता है। मतलब ये कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 है इसके तहत में इसको कॉन्ट्रावेंस नहीं किया जा सकता है। जब स्टेट जो है इस आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 के तहत में कोई भी लॉ बनाएगा उन इन दैट केस, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखो आर्टिकल 39 सी ये बोलता है कि अगर स्टेट, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो रिलेट करता है आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी जो मेनली डील करते हैं सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, तो इस केस में कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में कि वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 9 का, क्योंकि ये क्या है फंडामेंटल राइट्स है, तो इस बेस पे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। फिर इसके ऊपर देखो फिर दूसरी बात ये बोलता है कि ये कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये था पहला प्रोविजन। अब दूसरा प्रोविजन ये बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये जो अभी देखो आर्टिकल 39 सी का पहला प्रोविजन ये बोल रहा है कि इसके बेस पे अगर कोई लॉ बना रहा है, ठीक है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सेकंड प्रोविजन से इस 39 सी का ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रोविजन आता है जो इससे रिलेट नहीं करता है, मतलब आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी से रिलेट नहीं करता है,
तो उसके बेस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से जुडिशियल रिव्यू को टोटली हटा दिया गया है, क्योंकि इट डज नॉट गिव एनी इफेक्ट। मतलब देखो, इसमें जो सेकंड प्रोविजन इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसे लॉ या कोई भी ऐसे कानून जो स्टेट लेके आएगा, सेकंड प्रोविजन की बात कर रहा हूं मैं, ये बोला रहा है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा जो स्टेट लेके आ रहा है जो मेनली रिलेट नहीं करता है इन सभी के ऊपर में, मतलब आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C से अगर भी रिलेट नहीं करता है, इन दैट केस ऑल्सो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है किसी भी लॉ के अंदर में। ओके, तो उसके बाद 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस हुआ, तो इसको इनवैलिड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर क्या करता है स्टेट, जो पार्लियामेंट है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है 1976 के तहत में, ठीक है। मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है 1976, जिसमें आर्टिकल 31C है, इसको बहुत बड़ा मतलब काफी एक्सटेंड किया जाता है, और इसमें ये प्रोविजन लाया जाता है कि एनी लॉ to implement any of the directive principle of state policy under part 4th of the constitution, not merely article B और C। मतलब ये कि जो आर्टिकल, मतलब देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये प्रोविजन लाया गया कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर बनता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं लाया जाएगा, अंडर मतलब इस के वायलेशन के बेस पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के बेस में। फिर क्या होता है 1980 में, मतलब 1980 में जब मिनर्वा मिल केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविजन लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 के तहत, जिसमें आर्टिकल 31C का जो स्कोप है वो काफी बड़ा दिया गया था, उसको नल एंड वाइड कर दिया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये था आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C, ठीक है। इस तरह से हमने तीनों आर्टिकल को एकदम बारीकी से अच्छे से जानने की कोशिश किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे DPSP, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।